अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नावल की एपिसोड नंबर 45, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। अनाया अपने घर आ गई थी सते हुए चेहरे के साथ। आंखें भी सूज गई थी रो रो के, और वह दुआ कर रही थी कि इस वक्त किसी का सामना ना हो इसका। सदीकी साहब भी अब यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हो गए थे, इसलिए वो घर ही होते थे। अनाया घर आई तो मुलाजमा सफाई कर रही थी। अनाया ने अपने मॉम डैड का पूछा तो इसने बताया कि किसी की आयादत को गए हुए हैं और नेहा कॉलेज गई है। अनाया ने शुक्र किया कि कोई घर में मौजूद नहीं, क्योंकि अभी वो किसी के सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। अनाया अपने कमरे में आई तो बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। अभी तो पहला दिन था। वो दिलाज के बगैर नहीं रह पा रही थी। पूरी जिंदगी कैसे रहती उसके बगैर। दिलाज मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हारी माँ कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर। मुझे मुआफ़ कर देना बेटा, मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उमर जैसा भी है वही तुम्हारा असली बाप है। वो कभी भी मुझसे तुम्हें छीन सकता था, और मैं जानती हूँ इसने ऐसा ज़रूर करना था। मेरी अल्लाह से दुआ है वो तुम्हारे हक में अच्छा बाप साबित हो, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। अनाया ने हमजा को मैसेज करके बताया कि वो अपने घर आई है, रात इधर ही रुकेगी, इसलिए वो कल उसे लेने आए। मैसेज करके अनाया बेड पर लेट गई और आंखों पर बाजू रखकर फिर से रोने लगी। दूसरी तरफ उमर के माँ बाप यूं अनाया के अकेले जाने पर हैरान थे, क्योंकि वह दिलाज को साथ लेकर नहीं गई थी। दराज साहब परेशान उमर के कमरे में आए। दिलाज इनके हाथ में थी, जिसे उमर ने आगे बढ़कर थामा और इसके गाल चूमे। उमर, अनाया दिलाज को क्यों नहीं लेकर गई? अकेली क्यों चली गई है? क्योंकि दिलाज मेरे पास रहेगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है, हमजा की नहीं। दरार साहब तो उमर की बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। ये क्या बकवास है उमर, तुम क्या बोल रहे हो ये? क्यों डैड, आप नहीं चाहते आपका भी कोई वारिस हो, कोई पोती पोता हो? अब जब मेरी बेटी है तो आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? शट अप उमर, मैं चाहता था मेरी भी नस्ल आगे बढ़े, लेकिन किसी माँ की गोद उजाड़ कर नहीं। तुमने क्या अनाया पर कम जुल्म किया था पहले, जब उसे ज़िंदगी भर का रोक दे दिया है। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। तो क्या करता डैड, मैंने कहा था अनाया को छोड़ कर दे हमजा को। मैं इससे शादी करूँगा, क्या आप जानते नहीं कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं उसे। मैंने यहाँ पर आने से पहले नहीं सोचा था कि मैं इससे दिलाज को ले लूँगा, लेकिन उस दिन जब मैं हमजा की अयादत को गया था अपनी बेटी को देकर, मुझे अलग किस्म का एहसास हुआ था। मेरा दिल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था अपनी औलाद को देखने के बाद। क्या आप नहीं जानते औलाद की मोहब्बत क्या होती है? क्या हमजा उसे वो प्यार दे सकेगा जो मैं दे सकता हूँ? मैं इसका सगा बाबू हूँ, ये मेरे पास ही रहेगी। मुझे लगा था कि अनाया के सामने जब मैं दिलाज की शर्त रखूँगा, वो मान जाएगी मेरे पास आने को, फिर मैं दिलाज और वो खुश रहेंगे। लेकिन इसने एक दफ़ा फिर से मुझे गलत साबित करके औलाद पर शोहर को तरजीह दी है। तो बस फिर मैंने भी अपनी औलाद ले ली है इससे, क्योंकि अनाया को तो खो दिया, अब अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। मेरे पास भी तो कोई जीने की वजह हो, वरना मैं इतना जानता हूँ कि मैं खुद को ख़त्म कर लेता, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ना होता। अब मुझे जीने की वजह मिल गई है, मेरी बेटी। मैं इसके लिए ज़िंदगी गुजारूंगा। दुनिया की हर खुशी मैं अपनी बेटी के कदमों में रख दूंगा, और मेरी बेटी को कोई नाजायज़ ना बोले किसी से शादी भी कर लूँगा, लेकिन वो औरत सिर्फ मेरी बेटी की माँ होगी, क्योंकि मुझे किसी औरत में दिलचस्पी नहीं। उमर, तुम एक दिन अपनी बेटी से मिले और दूर नहीं रह सके, लेकिन उस माँ का सोचो जिसने 1.5 साल इसे पाला है अपनी जान पर खिलकर, जिसने इसे जन्म दिया, उसका क्या हाल हो रहा होगा। मेरा भी दिल मचल गया था अपनी पोती को देखकर, और मुझे खुशी भी हुई थी कि मेरी नस्ल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मेरी एक पोती भी है। लेकिन मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं रखता कि एक माँ से इसकी बेटी छीन लूँ, उसे मजबूर करके। अभी वक्त है उमर, अनाया को वापस दिलाज कर दो, और ये सोचकर सब्र कर लो कि तुम्हारी एक बेटी है। डैड, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी ना ख़त्म करूं, तो खामोश हो जाएं। दिलाज अब मेरे पास रहेगी, ये मेरी बेटी है, और मैंने फ़्लाइट बुक करवा ली है, शाम की फ़्लाइट है। रेडी हो जाए, मैं दिलाज के पेपर रेडी करने के लिए दे दिए हैं। आजकल हर काम पैसे के ज़रिए अर्जेंट हो जाता है। आज हमें किसी भी सूरत यहाँ से जाना है, और दिलाज हमारे साथ जाएगी बस, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है।
यहाँ का काम मैनेजर संभालेगा और मैंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो मुकम्मल हमजा के नाम कर दिया है। अनाया से इसकी कीमती चीज़ लेकर जा रहा हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। और अब मैं चाहूँगा कि कभी अनाया से सामना ना हो, वरना मेरा दिल फिर से मुझसे गद्दारी कर लेगा और मैं खुद को रोक नहीं सकूँगा। उमर की बात ने दराज साहब के मुँह पर चुपके ताले लगा दिए। जब तक सिद्दीकी और आसिया बेगम घर आए शाम हो चुकी थी। नेहा भी कॉलेज के बाद एकेडमी के लिए चली गई थी। मुलाजमा ने बताया कि अनाया आई है तो आसिया बेगम खुद अनाया के कमरे में गई, लेकिन उसे सोता देकर वापस आ गई। उसकी जो आजकल कंडीशन चल रही थी, इसलिए उन्होंने डिस्टर्ब करना उससे मुनासिब नहीं समझा। सब डिनर कर रहे थे। मुलाजमा ने बताया दिया था कि अनाया ने बोला है इसे डिनर के लिए ना उठाया जाए। मोम आप ही सो रही थी तो कम से कम दिलाज को तो ले आती, कितने दिन हो गए मैं अपनी जान से नहीं मिली, नेहा ने कहा। मुझे लगता है वो दिलाज को नहीं लेकर आई क्योंकि दिलाज इसके साथ नहीं है। यह क्या बात हुई, साथ लेकर नहीं आई, नेहा ने खुफकी भरे अंदाज में कहा। अब इनके घर भी तो एक ही बच्ची है और वो ज़्यादा आदि भी नईद और गफ़ार भाई की है, इनके पास ही ज़्यादा रहती है, तो उन्होंने नहीं भेजा होगा, आसिया बेगम ने समझाते हुए कहा। मॉम ये गलत बात है यार, कितना दिल था मेरा दिल आ जानी से मिलने का, नेहा ने मुंह फैलाते हुए कहा। चलो मुंह सीधा करो और खामोश होकर खाना खाओ। आसिया बेगम ने नेहा को डपटा तो वो अपनी प्लेट पर झुक गई। अनाया जो आसिया बेगम के आने पर आंखें मूंद गई थी, इनके जाने के बाद फिर आंखें खोली और तकिए को सीने में भेजकर सिसक सिसक कर रोने लगी। अब तो आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए थे, लेकिन दिल था कि गम से फट रहा था। रो रो कर गले में खराशें पड़ गई थी। दिल कर रहा था इतना चीखे कि सारा दर्द दिल से बाहर निकाल दे। सुबह से रात हो गई थी पर दिल था कि संभल नहीं रहा था। उमर, मैं तो तुम्हें कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती क्योंकि अब तुम ही तो मेरी बेटी का साहिबान हो। मेरी यही दुआ है कि तुम जिंदा सलामत रहो, मेरी बेटी को कभी माँ की कमी ना महसूस होने दो। और फिर जब मेरी बेटी बड़ी हो तो वो तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी, तब कैसे नजरें मिला पाओगे अपनी औलाद से। अल्लाह मुझे सब्र दे दे, नहीं तो मेरी जान निकाल दे। मैं ये दुख मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुद अपने हाथों से अपनी गोद खाली कराई हूँ। मेरी बेटी क्या सोचेगी बड़ी होकर के, इतनी खुद गर्ज माँ थी। मेरी यकीनन मुझसे नफरत करेगी और मैं नफरत की हकदार भी तो हूं ना। या अल्लाह मेरे दर्द में कमी कर दे, ये दर्द मेरी जान निकाल देगा, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। ए अल्लाह, तूने ठीक कहा है, औलाद आजमाइश है और ये मुझ पर बड़ी है तो पता लगा है ये बहुत सख्त आजमाइश है, दिल को चीर कर रख देने वाली आजमाइश। बाकी पूरी रात भी अनाया की आह बकाह में गुजर गई। अगली सुबह ही हमजा अनाया को लेने आ गया था। मुलाजमा नाश्ते के लिए अनाया को बुलाने आई तो हमजा के आने की भी इतलाह दे दी। एक पल के लिए तो अनाया सहम गई, लेकिन सामना तो करना ही था, इसलिए वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद कुछ अपनी हालत दुरुस्त की और खुद को आईने में देखा। आंखें सुर्ख सूजी हुई थी, गले में भी खराशे थी। एक दफ़ा फिर अनाया की आंखें भीग गई, लेकिन वो आंसू साफ करके कमरे से बाहर चली गई। रुख नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ था। अनाया डाइनिंग टेबल पर आई तो सबसे पहले सिद्दीकी साहब ने अनाया को गले लगाया। उन्होंने गौर से देखा नहीं था अनाया को। फिर वो आसिया बेगम को मिली तो वो इन्हें कुछ ठीक ना लगी, और जब हमजा ने अनाया की तरफ देखा तो इसकी हालत पर हमजा तो तड़प ही गया। क्या हुआ अनाया, तुम्हारी आंखें सुर्ख और सूजी हुई क्यों हैं, हमजा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। जबकि अनाया की आवाज़ सुनकर तो हमजा मजीद तशवीश में मुब्तला हुआ। मुझे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं, मैं ठीक हूँ हमजा। नहीं बेटा, जाओ डॉक्टर के पास, इस कंडीशन में लापरवाही नहीं करते। जाओ चेंज करके आओ और हमजा के साथ जाओ। आसिया बेगम के कहने पर अनाया अपने कमरे में चली गई और तकरीबन 20 मिनट बाद वो कुछ बेहतर हालत में आई। दिलाज को भी ले आओ, मैं तुम लोगों को घर सीधा लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास से होकर। क्या मतलब, दिलाज तो घर पर नहीं है, अनाया तो अकेली आई है यहाँ। सद्दीकी साहब ने कहा तो हमजा ने हैरानगी से अनाया को देखा, जिसकी नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। लेकिन अनाया तो दिलाज को साथ लेकर आई थी। नहीं बेटा, वो अकेली आई है। अब की दफ़ा आसिया बेगम ने भी कहा तो हमजा ने भी दिलाज की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस किया। अनाया, दिलाज को लेकर आओ। चलें फिर, हमजा ने एक दफ़ा फिर अनाया से कहा, लेकिन वो टस से मस ना हुई, ना ही इसकी पोजीशन में कोई फ़र्क पड़ा। अनाया, तुम इस समझ में नहीं आ रही। इस दफ़ा हमजा ने अनाया को हल्का सा झंझोड़ कर कहा, जिससे अनाया की आंखों से आंसू आंख से फिसल गए। इलाज नहीं है, क्या मतलब है?
حمزہ نے پوچھا۔ دلاج میرے پاس نہیں ہے، اسے عمر کو دے دیا میں نے۔ عنایا نے یہ بول کر سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ حمزہ کی سمجھ میں پہلے تو کچھ آیا ہی نہیں۔ کیا مطلب تمہاری بات کا کہ عمر کو دے دیا؟ میں نے عمر کو دلاج کو دے دیا ہے اس شرط پر کہ وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے۔ عنایا مزید کچھ کہتی کہ حمزہ کا ہاتھ اٹھا اور عنایا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ بے وقوف عورت! حمزہ سے غصہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حمزہ نے ایک اور تھپڑ عنایا کے منہ پر مارا کہ اب کی دفعہ وہ ٹیبل کے پاس گری اور اس کا کونا اس کے سر پر لگا۔ اگر مجھے دلاج نہ ملی تو سمجھنا تم نے ساتھ مجھے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ حمزہ یہ بول کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ صدیقی صاحب نے تو سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آسیہ بیگم بھی کرسی پر نڈھال سی گر گئی، جبکہ نیہا نے آگے بڑھ کر عنایا کو اٹھایا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حمزہ نے کسی طرح عمر کے فلیٹ کا ایڈریس لیا، لیکن وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ حمزہ مسلسل عمر کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو کہ بن جا رہا تھا۔ حمزہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنی گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی طرف کر دیا۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچا، کل رات اور صبح کی نیو یارک کی ساری فلائٹس کی ڈیٹیل چیک کروائیں، لیکن کہیں بھی عمر کا نام نہیں تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، اس نے اپنی ہر کوشش کر لی کہ کسی طرح وہ دلاج یا عمر کو ڈھونڈ لے، لیکن اسے نہیں ملنا تھا اور وہ نہیں ملے۔ تھک ہار کر حمزہ گاڑی میں بیٹھ کر سسکنے لگا۔ دلاج کو تو اس نے تبھی اپنی اولاد مان لیا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور کچھ عنایا کی کنڈیشن اور کچھ دلاج کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہ ہو، اس وجہ سے اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی اپنی اولاد پیدا نہیں کرے گا، لیکن آج اس کی اولاد، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ اس بات نے حمزہ کی ہمت ختم کر دی تھی اور اس نے اپنا ضبط کھو دیا۔ اس نے شہیر اور ارسلان سے بھی رابطہ کیا، انہیں ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے نیو یارک سے پتہ کروایا، لیکن عمر اور اس کی فیملی وہاں پہنچی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا، لیکن وہ لوگ نہیں ملے۔ حمزہ تھکا ہارا رات کے 1 بجے اپنے گھر لوٹ آیا، جہاں اس کے ماں باپ اس کے منتظر تھے۔ کیا ہوا؟ عنایا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ نہیں، بیگم نے بیٹے سے پوچھا، پر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنکھیں یوں تھی کہ جیسے پھٹ جائیں گی، ان میں سے خون نکل آئے گا۔ عنایا سے ناراض ہو نہ آنے کی وجہ سے نہید بیگم کو یہی وجہ سمجھائی اس کے موڈ سے۔ موم، اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، حمزہ نے کہا تو دونوں میاں بیوی نے حیران ہو کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے حمزہ؟ غفار صاحب غصے سے بولے تو حمزہ بھی جیسے پھٹ پڑا۔ اس عورت نے میری بیٹی کا سودا کر دیا ہے۔ حمزہ نے ساری بات بتا دی، جس سے دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ یہ کیا کر دیا تھا عنایا نے؟ حمزہ وہاں سے اٹھ کر دلاج کے کمرے میں آ گیا، جو اس نے خود دلاج کے لیے تیار کروایا تھا۔ وہاں دلاج کے کپڑے کھلونے دے کر حمزہ کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ تم نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے عنایا، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے ایک باپ سے اس کی بیٹی چھین لی ہے۔ آپ لوگ فی الحال ہائپر ہو رہے ہوں گے دلاج کو عمر کو دینے پر، لیکن میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی دیا ہے اسے، اور میں نے شروع سے ہی یہی سٹوری سوچی ہوئی تھی۔ آپ چینج نہیں کر سکتی، اس لیے آپ بھی صبر رکھیں۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔